मास्टर साहब के 3 बेटे थे। तीनों शादीशुदा और अलग अलग शहरों और घरों में रहते थे। मास्टर साहब 30 दिन एक बेटे के घर में रहते और फिर दूसरे बेटे के घर में शिफ्ट हो जाते थे। यूं एक साल में वो 4 महीने हर बेटे के घर में रहते और उनको खिदमत का मौका देते। बेटों का रवैया भी अपने बाप के साथ बहुत अच्छा था, क्योंकि वो जानते थे कि उनका यही बाप था जिसने अपने बच्चों को तालीम दी, और आज वो जो भी हैं अपने बाप की वजह से हैं। मगर मास्टर साहब फिर टीबी के मरीज हो गए। बेटों का रवैया भी बदल गया। वो अपने बाप को अब बोझ समझने लगे और बाप से जान छुड़ाने की कोशिश करते। बाप जिस बेटे के दरवाजे पर गया, जिस घर में गया, वो नागवारी से बात करते, इशारों इशारों में यही कहते कि अब्बा कब तक हमारे घर में रहेंगे, कब यहाँ से जाएंगे इसकी बीमारी से, अब हम तंग आ चुके हैं। मास्टर साहब तीनों बेटों से मायूस होकर मेन बाजार में एक किराए के मकान में रहने लगे। पेंशन के पैसों से वक्त गुजारने के लिए उसने खजूरों की एक रेहड़ी लगाई। एक बार मास्टर साहब ने मस्जिद में इफ्तारी का बंदोबस्त किया। उसने देखा कि उसके तीनों बेटे पहले ही सफ में बाजमात नमाज अदा करने के लिए यहाँ आए हैं। वो ये देखकर हैरान हुआ कि बेटे जो अपने बाप को घर पर रखने के लिए रजामंद नहीं, यहाँ मस्जिद में पहली सफ पर बैठे हैं। मास्टर साहब ने खजूरों का वो टोकरा फर्श पर रखा और फिर मास्टर अतीक गांव के एक मिडिल स्कूल में पढ़ाते थे। बच्चों को बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे थे। यही चाहते थे कि इस बार उसकी क्लास का रिजल्ट 100% आए, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसकी क्लास का कोई बच्चा फेल हो। लेकिन इस बार मास्टर साहब अपने एक तालिब इल्म की वजह से परेशान थे, जिसका नाम अशरफ था, जो हमेशा क्लास में लेट आता था। अशरफ का बाप बीमार था, वो मजदूरी नहीं कर सकता था। घर में कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं था। लिहाजा अशरफ ने छुपकर अपनी ही एक छोटी सी दुकान बनाने का फैसला किया और अपने बाप की कफालत करने लगा। लेकिन उसका ये तरीका बहुत ही अजीब था और ये काम वो बड़ी ही राजदारी से कर रहा था। ना वो ये बात अपने स्कूल के बच्चों और उस्तादों से शेयर कर सकता था और ना ही ये बात उसने अपने बाप को बताई। वो वक्त से पहले ही बस्ता लेकर घर से निकलता, जबकि उसके बाप ने अशरफ से कई बार पूछा कि बेटा क्या वजह है, मैंने नोट किया है तू वक्त से पहले स्कूल क्यों जाता है, अभी तो काफ़ी टाइम है। उसने अपने बाप के सामने झूठ बोला कि मास्टर साहब की तरफ से सख्त हिदायत है कि 1 घंटा पहले ही स्कूल में हाजिर होना ज़रूरी है, वरना सज़ा मिलेगी, आजकल इम्तिहान करीब हैं। अपने बाप को तो उसने ये झूठ बोलकर राज़ी कर लिया, लेकिन अपने स्टूडेंट और अपने टीचर से ये बात छुपाई। वह स्कूल जाने की बजाय मंडी का रुख करता। सुबह सवेरे मंडी की लोडिंग होती, मुख्तलिफ इलाकों में सामान जाता, वो गाड़ी के साथ खड़ा हो जाता। सब्ज़ी लोड करते हुए जो सब्ज़ियाँ नीचे सड़क पर गिर जाती वो जमा कर लेता, फिर मुशक्क़त के बाद उनको साफ़ करता। सड़क के किनारे बैठकर गोया अपनी उसने छोटी सी एक सब्ज़ी की दुकान बना ली थी। लोग उसकी मासूमियत को देखते हुए उसकी मदद करते थे, उससे ही सब्ज़ी खरीदते, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो इजाफी पैसे उसे इमदाद के तौर पर दे देते। यूं 200-300 वो कमा लेता था। फिर उसके बाद ही वो स्कूल जाता, लेकिन स्कूल में लेट हो जाता था। स्कूल लेट होने पर मास्टर अतीक उसे हमेशा सज़ा देता था। अशरफ से बार बार पूछता था कि तुम लेट क्यों आते हो, लेकिन वो अपने उस्ताद को हकीकत नहीं बताता था। चुपचाप मार खा लेता था, लेकिन मास्टर अतीक को हकीकत बिल्कुल नहीं बताता। फिर एक दिन अशरफ के बाप ने उसके हाथ चेक किए। उसके हाथों पर छाले थे। उसने अपने बेटे से पूछा कि किस उस्ताद ने तुम्हें इतनी सज़ा दी, हाथों पर छाले क्यों हैं? अपने बाप के सामने उसने झूठ बोला कि सबक याद ना करने पर मुझे उस्ताद ने मारा है, हालांकि उसे हमेशा लेट आने की वजह से ही सज़ा मिलती थी। वो लायक था, पढ़ाई में इतना नालायक नहीं। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि अशरफ का सब कुछ ख़त्म हो गया। जब उसके बाप का इंतकाल हुआ, वो मज़ीद तालीम जारी ना रख सका। मास्टर साहब को जब पता चला कि अब ये लड़का अशरफ स्कूल नहीं आता, उसने स्कूल आना बंद कर दिया, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये बात अच्छी तरह जानता था कि अगर
अशरफ ने इस बार इम्तिहान दिया तो वो यकीनन फेल होगा और मेरा ये रिकॉर्ड कायम नहीं रह पाएगा। लिहाजा उसने दिल में सोचा कि अच्छा हुआ वो बेवकूफ़ नालायक स्कूल ही छोड़ गया, ऐसे नालायक स्टूडेंट्स की मुझे ज़रूरत ही नहीं। मास्टर अतीक ने यह जानने की कोशिश तक ना की कि आखिर वो स्कूल क्यों नहीं आता था। 10 साल की उम्र में वो अपने घर में अकेला था। अशरफ का कोई भी अपना नहीं था। माँ का इंतकाल तो आज से कई साल पहले हो चुका था। उसे अकेलेपन से अब खौफ महसूस होता था। सिर्फ एक रात ही वो इस तन्हा घर में सो पाया और अगली सुबह उस घर का दरवाज़ा तो खुला था, लेकिन वो घर में मौजूद नहीं था। मोहल्ले वालों ने देखा कि अशरफ वहाँ नहीं। उन्होंने अशरफ को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कहीं उन्हें अशरफ ना मिल सका। ना ही मोहल्ले वाले अब उसे जानते थे कि वो कहाँ गया। मोहल्ले वाले पछता रहे थे कि ये बच्चा जो कि यतीम था, हमने इस यतीम का ख्याल ना रखा। वालिद के इंतकाल के बाद ये बेचारा कहाँ से खाना खाता था और स्कूल भी इसने छोड़ दिया। हमारे बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन अशरफ वो भी उनका हम उम्र था, लेकिन उस बेचारे लड़के ने स्कूल छोड़ दिया। हमने उस लड़के की कोई परवाह ना की और अब वो पछता रहे थे, लेकिन अब पछताने से कुछ हासिल नहीं हो रहा था, क्योंकि अशरफ ये मोहल्ला तकरीबन छोड़ चुका था। मोहल्ले वालों ने ज़्यादा तलाश करने की कोशिश ही ना की और यूं अशरफ की ये कहानी सब के लिए ख़त्म हो चुकी थी। मोहल्ले वाले यही समझकर खामोश हो गए कि कुछ अरसा बाद शायद ये लड़का वापस आ जाएगा, या ये किसी दूर के रिश्तेदारों से मिलने के लिए उनके पास चला गया। मास्टर अतीक यही समझकर खामोश हो गया कि वो बच्चा था ही नालायक, पढ़ने का उसे शौक़ नहीं था। वो हमेशा क्लास में लेट आता था। उसके बाप ने उसे ये स्कूल छुड़ा दिया और किसी काम पर लगा दिया। अच्छा हुआ उस मनहूस से जान छूटी। हर कोई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। किसी ने अशरफ के बारे में जानने की कोशिश ना की। मास्टर अतीक को इस बात पर फ़ख्र था कि उसके तालिब इल्म बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। कोई भी ऐसा तालिब इल्म नहीं, कोई ऐसा शागिर्द नहीं जिसकी वजह से मास्टर साहब को शर्मिंदगी उठानी पड़े। वो अपने तीनों बेटों को भी बहुत मेहनत से पढ़ा रहा था। यही वजह थी कि उसका हर बेटा क्लास में टॉप कर रहा था, आला नंबर ले रहा था। बड़े बेटे कामरान ने उसने मैट्रिक में बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की और सबसे छोटे बेटे दिलावर ने पाकिस्तान एयरफोर्स वो ज्वाइन की थी। उसका एडमिशन वहाँ हो गया था। बेटे जब बड़े हुए तो उनकी शादियाँ भी बड़े बड़े ख़ानदानों में हुई। वैसे तो मास्टर साहब अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। उनका मुस्तकबिल वो काफ़ी रोशन था। बड़ा बेटा कामरान वो डॉक्टर बन चुका था, शिराज मैकेनिकल इंजीनियर था, जबकि छोटा बेटा दिलावर वो एयरफोर्स में पायलट बन चुका था। लेकिन मसला ये था कि बेटे अब ये गांव छोड़ चुके थे। वो इस गांव से जा चुके थे, अपने वालिदैन से दूर हो चुके थे। एक बेटा कराची में शिफ्ट हुआ था, दूसरा बेटा लाहौर में और तीसरा बेटा फैसलाबाद में आबाद हो गया था। मास्टर साहब अपनी बीवी के साथ अब गांव में अकेले ज़िंदगी गुजार रहे थे। दोनों एक दूसरे का सहारा थे। बीवी अपने शौहर को अच्छी तरह जानती थी, उसके चेहरे को पहचान लेती थी। वो जानती थी कि मास्टर साहब के दिल पे क्या गुजर रही है, वो क्या सोच रहे हैं, अपने बच्चों को वो कितना याद करते हैं। अब उसके बेटे गांव में सिर्फ ईद के मौके पर ही आते थे। इसके अलावा कोई ऐसा मौका नहीं था कि वो अपने वालिदैन से मिलने यहाँ गांव आ जाएं। वो गांव में कम ही आते थे। मियाँ बीवी दोनों ही अब एक दूसरे का सहारा थे। मास्टर अतीक जब हद से ज़्यादा उदास होते तो उसकी बीवी अपने शौहर से हमेशा यही कहती थी कि आप अपने बेटों के साथ उनके घर क्यों नहीं जाते, वो तो आपको फ़ोन करते हैं, उनके पास चक्कर लगा लिया करें। वैसे भी बेटे आपको बार बार फ़ोन करते हैं, आपसे यही कहते हैं, अपने पास बुलाते हैं, तो कभी आप किसी बेटे के घर कुछ दिन रह लिया करें। लेकिन मास्टर साहब ने हमेशा अपनी बीवी से यही कहा कि मेरे लिए ये करना आसान नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, और तुम हो वो भी मेरे साथ वहाँ नहीं जाना चाहती। बीवी ने अपने शौहर से कहा कि मेरी फ़िक्र आप छोड़ दें, मैं कुछ दिन पड़ोसियों के साथ रह लूँगी, ये अच्छे हैं, हमारे अपने हैं, लेकिन मैं आपके साथ वहाँ शहर नहीं जा सकती। मुझे सिर्फ अपने घर में सुकून मिलता है। मुझे
यहीं घर में ही नींद आएगी, मुझे वहाँ शहर में नींद नहीं आती। जब तक उसकी बीवी जिंदा रही वो अपनी बीवी के साथ गांव में रहा। बेटों से फ़ोन पर बात भी हो जाती थी, उनकी कामयाबी पर वो खुश हो जाता। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया कि मास्टर साहब की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। उसकी बीवी की अचानक वफ़ात ने मास्टर साहब को बदल दिया। अब वो हर किसी से बात नहीं करते थे, घर में हमेशा अकेले रहते थे, खामोश रहते थे। गांव वालों ने ये बात महसूस की थी। गांव वालों ने मास्टर साहब के बेटों को फ़ोन किया, उन्हें बताया कि अपनी माँ को तुम खो चुके हो, अपने बाप की फ़िक्र करो। क्या उन्हें भी आप खोना चाहते हो? तुम्हारा बाप वो गोशाए तन्हाई में चला गया, हर वक्त घर में अकेला रहता है, ना घर से बाहर आता है। उसके कुछ लायक शागिर्द थे जो अब भी मास्टर साहब का एहतराम करते थे, उसके घर जाकर उसे खाना देते थे, कोई शागिर्द उसे दूध पेश करता। लेकिन तुम्हारी माँ के वफ़ात के बाद वो अंदर से टूट गए हैं। ये बात कामरान के दिल पर लगी और वो कराची से यहाँ गांव आया और अपने बाप को अपने साथ वापस कराची लेकर चला गया। अपने बाप से यही कहा कि अब्बा जान, आज से आप यहाँ मेरे घर में मेरे साथ रहेंगे। शिराज को जब पता चला तो उसने कामरान से कहा कि अब्बा हमारे पास भी रहेंगे, वो सिर्फ आपके घर में क्यों रहें। इसी तरह दिलावर वो भी इस मौके पर पीछे ना हटा। उसने भी अपने भाइयों से कहा कि अब्बा वो मेरे भी वालिद हैं, वो मेरे घर में भी ज़रूर रहेंगे, मुझे भी अब्बा की खिदमत करनी है। तीनों बेटों को अपने बाप से मोहब्बत तो नहीं थी, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि गांव में उनके बाप की 24 एकड़ ज़मीन वो ज़रूर है, जो कि अभी भी उसी के बाप के नाम पर थी। जब कामरान अपने बाप को अपने साथ कराची ले गया था, तब दोनों बेटों के दिमाग में यही बात आई कि अब्बा हमें नाफरमान बेटे समझते हुए कहीं अपनी सारी जायदाद वो हमारे भाई के नाम कर देंगे और हमें अपनी जायदाद से आँख ही ना कर दें। लिहाजा वो भी अपने बाप की खुशामद करने लगे। तीनों भाइयों में ये तय पाया कि अब अब्बा एक एक महीना हमारे पास रहेगा, यूं हमें एक साल के अंदर 4 महीने अपने बाप की खिदमत करने का हर बेटे को मौका मिल जाएगा। इस मुआहदे पर सब ने दस्तखत किए और यूं मास्टर साहब हर महीने अपने हर एक बेटे के साथ उसके घर में रहते और फिर 30 दिन ख़त्म होने के बाद दूसरे बेटे के घर में चले जाते और वो बेटा अपने बाप का इस्तकबाल करता। अपने बच्चों को और अपने बेटों को, उनकी औलाद को देखकर मास्टर साहब बहुत खुश होते थे। वो उन्हें दिल से दुआएं देते थे और बेटे भी अब इसी इंतज़ार में थे कि उनका बाप कब अपनी जायदाद की ये तकसीम करेगा और ये जायदाद की तकसीम का झंझट कब ख़त्म होगा। बेहतर यही है कि वो अपनी ज़िंदगी में ही ये काम कर लें और उन्हें सुकून का सांस मिले। आखिरकार मास्टर साहब ने भी अपनी सेहत को देखते हुए ये फ़ैसला किया कि अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद की ये तकसीम बेटों के दरमियान कर देगा। उसने अपने तमाम बेटों को जमा किया। उसके सारे बेटे कामरान के घर पर जमा हुए। कामरान ने अपने दोनों भाइयों को यहाँ कराची में दावत दी थी और इसी दावत में ये तकसीम हुई थी। मास्टर अतीक ने अपने बेटों से मुखातिब होकर कहा कि बेटो, ये मौका अच्छा है। वैसे तो तुम कम ही आपस में मिलते हो, लेकिन आज तुम तीनों भाई आज एक साथ बैठकर यहाँ खाना खा रहे हो। उसने अपने बेटों के दरमियान 24 एकड़ ज़मीन तकसीम की। हर बेटे के हिस्से में 8 एकड़ ज़मीन आई। उसके अलावा उसने अपने बेटों से ये भी कहा कि वो हवेली जिसमें तुमने अपना बचपन गुजारा, जिसमें मैं और मेरी बीवी ने अपनी ज़िंदगी के 40-50 साल गुजारे, वो भी फ़रोख्त कर देना और उसका पैसा आपस में तकसीम कर लेना। मेरी सारी जायदाद यही है, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं। अब मैं उस गांव में भी वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ मेरा दम घुटता है, मुझे मेरी बीवी याद आती है। बाकी की ज़िंदगी तुम लोगों के दरमियान, अपनी औलाद के दरमियान मैं गुजारना चाहता हूँ। बच्चों ने अपने बाप के इस फैसले को वेलकम किया, लेकिन मास्टर साहब के लिए आजमाइश अभी भी बाकी थी। जायदाद की तकसीम हो चुकी थी और बदकिस्मती से अब वो टीबी के मरीज़ बन चुके थे। उसे दमा भी था, हर वक्त वो खांसते थे। बेटों ने उसका इलाज करवाया, लेकिन ठीक इलाज ना होने की वजह से ये बीमारी उसकी बढ़ती गई और वो परेशान हो गए। दिल ही दिल में वो अपने बाप से अब उकता चुके थे। वो 1 महीना बामुश्किल अपने बेटे कामरान के साथ रहे, लेकिन फिर वो शिराज के पास आ गए। वो भी अपने बाप के साथ
अच्छे तरीके से पेश ना आया, बेरुखी की, बाप से बात तक नहीं करता था। मास्टर साहब अपने बेटों के रवैये से काफ़ी मायूस हुए। शिराज के घर वो बामुश्किल 10 दिन रह सके, इससे ज़्यादा ना रह सके, और फिर वो अपने छोटे बेटे दिलावर के पास आए तो दिलावर का रवैया वो भी बदल चुका था। वो भी अपने पहले जैसा बिल्कुल बेटा नहीं था। एक दिन उसने अपने भाई कामरान को फ़ोन किया और कहा कि कामरान भाई, ये आपका फ़र्ज़ था कि अब्बा आपके घर में पूरा 1 महीना रहता, लेकिन वो तो 10 दिन गुजारने के बाद मेरे घर में नाजिल हो चुका है। ये तो नाइंसाफ़ी है। कामरान ने अपने भाई से कहा कि अब्बा अपनी खुशी से यहाँ से गए थे, मैंने उन्हें घर से निकाला नहीं था। तीनों बेटों के रवैयों से तंग आकर आखिरकार वो रावलपिंडी के एक मेन बाज़ार के सामने किराए के मकान में रहने लगे। वो अपने बेटों से तकरीबन लाताल्लुक़ हो चुके थे। बेटों को भी इस बात का इल्म था कि अब्बा किराए के मकान में रहते हैं, लिहाजा उन्होंने भी अब सुकून का सांस लिया, और उनकी बीवियां वो भी बहुत खुश थीं कि इस बूढ़े से जान छूटी। मास्टर साहब अपने बेटों से सख्त नाराज़ थे। वो जो सारी ज़िंदगी अपने शागिर्दों पर मेहनत करते रहे, उसके अलावा उसके शागिर्द बड़े बड़े ओहदों पर भी फाइज थे, लेकिन आज इस मौके पर कोई भी ऐसा शागिर्द नहीं था जो मास्टर साहब के काम आता। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर सवार होकर मास्टर साहब के ठेले के सामने ही गुजरते थे। वो अपनी आंखों से देख रहे थे कि उनका उस्ताद रेहड़ी पर खंजूर फरोख्त कर रहा है। कई बार ऐसा हुआ मास्टर साहब ने उन्हें पहचान लिया था। उनके शागिर्द भी अपने उस्ताद को पहचान चुके थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं था, ना ही उन्हें ये तौफीक हुई कि वो गाड़ी से उतरकर अपने उस्ताद को सलाम करते, कम अज़ कम उसकी खैरियत ही दरियाफ्त कर लेते। लिहाजा चुपचाप खामोशी से वो मास्टर के सामने से गुजर कर चले जाते थे। इस मौके पर मास्टर साहब अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। वो अकेले थे, तन्हाई में ज़िंदगी गुजार रहे थे, लिहाजा जी भर कर वो रोते थे। लेकिन इस मौके पर भी मास्टर साहब को अपने उस नालायक शागिर्द अशरफ का ख्याल ना आया। अशरफ उसकी सोचों से गायब हो चुका था, लेकिन कुदरत ने उन्हें मिलाना था। मास्टर अतीक टाइम पास करना चाहते थे, लिहाजा उसने अपने बेटों के घर तो अब नहीं जा रहे थे, लिहाजा अपनी पेंशन के पैसों से उसने एक रेहड़ी खरीदी और मेन बाज़ार के सामने खंजूरें फ़रोख्त करने लगे। यही उसका मशगला था। माह रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हुआ तो वो मस्जिद में रोज़ेदारों की इफ्तारी करवाते थे। एक बार उसने मस्जिद में इफ्तारी कराई, खजूरों का टोकरा उठाया और मस्जिद की तरफ रवाना हुए। उसने देखा उसके बेटे पहली सफ़ में वहाँ बैठे थे, बाजमात नमाज अदा करने के लिए इमाम मस्जिद का वो इंतज़ार कर रहे थे। उसके दिल में आया कि इमाम साहब से कहे कि ये वो नालायक बेटे हैं, ये खुद गर्ज लोग हैं जो अपने बाप को घर पर रखने के लिए तैयार नहीं, और यहाँ ये नमाजी बने फिरते हैं। लेकिन वो खामोश रहा, अपने जज्बात पर काबू कर लिया। मास्टर साहब अपनी खजूरों की रेहड़ी के सामने ही खड़ा था कि एक बड़ी सी गाड़ी उसकी रेहड़ी के सामने रुकी। एक नौजवान स्याह रंग की गाड़ी से नीचे उतरा और आते ही वो मास्टर साहब के कदमों में गिर गया, उसका बोसा लिया। फिर उससे पूछा कि मास्टर साहब आप कैसे हैं, बड़े अरसे बाद आपको देखना नसीब हुआ। मास्टर अतीक ने अपना चश्मा उतारा और कहा, नौजवान तुम कौन हो? माफ़ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। उस नौजवान ने मास्टर साहब से कहा कि मास्टर साहब, मैं आपका वही नालायक स्टूडेंट हूँ, वो नालायक अशरफ जो हमेशा क्लास में लेट आता था, जिसको आप बहुत मारते थे। मैं वही अशरफ हूँ। आज आपने मुझे पहचान लिया होगा, उम्मीद है। ये सुनकर मास्टर अतीक हैरान हुए। फिर अशरफ ने उसे बताया कि मास्टर साहब, क्या आपको मालूम है कि मैं स्कूल लेट क्यों आता था? मास्टर साहब ने हैरान कुन नज़रों से उसकी तरफ देखा। मास्टर साहब, मेरा बाप बीमार था, ये हकीकत थी जो मैंने आपसे छुपाई थी। मेरी माँ का इंतकाल उस वक्त हुआ था जब मैं 2 साल का था। मेरा बाप ही मुझे पाल रहा था। फिर जब वो बीमार हुआ तो मैंने अपने बाप को ही पालने का फैसला किया। मैं स्कूल आने से पहले सब्ज़ी मंडी जाता था। वहाँ जो सब्ज़ियाँ सड़क पर गिर जाती उनको उठाता, उनको साफ़ करता, फिर उनको फ़रोख्त करता था। 4 पैसे में कमा लेता था। फिर जब स्कूल पहुँचता तो हमेशा लेट हो जाता, और लेट आने की वजह से आपकी तरफ से मुझे सज़ा मिलती। मेरे बाप का इंतकाल हुआ तो मैंने तालीम को खैरबाद कह दिया।
घर से निकलकर एक वर्कशॉप पर मजदूरी करने लगा। वहाँ एक प्रोफेसर साहब अपनी गाड़ी बनवाने के लिए आए और उसने मुझे देख लिया। उसने मुझे स्कूल में दाखिल कराया, रहने के लिए मुझे रिहाइश भी दी। आज मैं एक कामयाब वकील बन चुका हूँ। लेकिन जितना मैं प्रोफेसर साहब को अपना मोहसिन समझता हूँ, मुझे आपसे भी किसी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं। बस आप मुझे पहचानने में नाकाम रहे, यही एक शिकवा है। मेरी मजबूरी को आपने ना समझा। मास्टर अतीक ने चश्मा पहना और उसने अशरफ को गले से लगाया और उससे माफ़ी मांगी। अशरफ ने उन्हीं हाथों का बोसा लिया। आज मास्टर साहब को इस बात का एहसास हो चुका था कि जिस लड़के को वो नाकारा समझता था, नालायक समझता था, जिसके स्कूल छोड़ने पर मास्टर खुश हुए थे, आज वही लड़का उसका सबसे बेहतरीन शागिर्द है, जो उसके लिए फ़ख्र का बायस है। और जिन बेटों को उसने पाला, वक्त दिया, जिनकी तालीम की खातिर उसने दिन रात एक कर दिया, अपनी नींदों की कुर्बानी दी, वो बेटे आज अपने बाप से बेजार हो चुके हैं। काश उस वक्त मैं अशरफ की मजबूरी को समझ लेता तो बेहतर था।